हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी जो सीरीज मैंने कल से शुरू की है ए टू जेड सीरीज। उस सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज दूसरी क्लास, और आज फिर से आप लोगों को कराने वाली हूँ कुछ ऐसे टर्म्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो कल की सीरीज आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और आज हमारी इस ए टू जेड होम साइंस सीरीज की क्लास है, तो आज हम फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं। और चलिए आज की क्लास को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आज की सीरीज में आपका सबसे पहला वर्ड आता है एसोसिएटिव प्ले। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज एसोसिएटिव प्ले? आप लोग जानते हो ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आप लोग पढ़ते हो भाई, बच्चे के विकास के बारे में जब आप लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग क्या पढ़ते हो कि जो खेल होता है, जो प्ले होता है, उसकी भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है बच्चे के विकास में। बच्चे को खेल के माध्यम से बच्चे का सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है ना। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप होती है, वो लॉजिकल चीजें सोचना शुरू करता है। बच्चे को अलग अलग तरीके से जो मेल मिलाप है, सामाजिक संबंध है, कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें बच्चे को प्ले के हेल्प से उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो उसी आपके जो प्ले के बारे में आपको बता रही हूँ, उन्हीं में से एक प्ले का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव प्ले, जिसे हम साहचर्य खेल के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो स्टूडेंट यहाँ क्या मेंशन है? द चाइल्ड प्ले विद अदर चिल्ड्रंस। द प्ले इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। दे में टॉक एंड शेयर टॉयज बट दे आर स्टिल इंडिपेंडेंट प्लेयर्स। ये वो खेल होता है स्टूडेंट जिसका नाम हमने यहाँ लिखा है एसोसिएटिव प्ले। ये एक ऐसा खेल होता है बच्चों जिसमें बच्चा जो है वो भले ही खेल रहा है और बच्चे भी खेल रहे हैं साथ में। ठीक है, बच्चा खेल रहा है और बच्चे भी खेल रहे हैं साथ में, बट उसमें आपको कोई कोऑर्डिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बच्चे, अगर चार बच्चे भी खेल रहे होंगे तो एक बच्चा अलग खेल रहा होता है, दूसरा अलग खेल रहा होता है, तीसरा अलग खेल रहा होता है, और आपस में कोऑर्डिनेशन उनके नहीं होता। ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा कि अगर कोई एक्टिविटी पहला बच्चा कर रहा है तो वही एक्टिविटी एक दूसरा बच्चा भी कर रहा हो, वही एक तीसरा बच्चा भी कर रहा हो, और उसमें एक फ्लो हो, एक हार्मनी हो। ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ऐसे खेलों को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्ले कहते हैं। जब बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, एक स्थान पे खेल रहे होते हैं, बट फिर भी वो अलग अलग इंडिविजुअल प्ले कर रहे होते हैं, इसी को हम एसोसिएटिव प्ले के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बच्चा आपस में बातचीत भी कर सकता है। ठीक है, जो बच्चे आपस में खेल रहे हैं एक साथ, बच्चा उनसे बातचीत भी कर सकता है, अपने खिलौनों का आदान प्रदान भी कर सकता है, बट फिर भी वो इंडिविजुअली अपने खेल को खेलने में लगा रहता है। ठीक है, इसलिए बच्चा एक ग्रुप में खेलते हुए भी वो एक इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह काम करता है। आइए आपको बताती हूँ कि आपका जो ये एसोसिएटिव प्ले है, इसकी एज क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन जाता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि नेट के एग्जाम में, डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, सी टेट एग्जाम में, केवीएस एग्जाम में, एनवीएस एग्जाम में, हर जगह आपके लिए काम आने वाला है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट आपको हर जगह पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मेंशन है स्टूडेंट? ये जो आपका गेम होता है, एसोसिएटिव प्ले होता है, इसका जो एज का टाइम पीरियड है स्टूडेंट, जो आपकी एज होती है इस प्ले की, वो लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु होती है, जिसमें बच्चा आपके ये एसोसिएटिव प्ले खेलता है। इसका एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं एरिया में एक पार्क है। आप शाम को देखते हो कि बहुत सारे बच्चों की मदर उन्हें शाम को पार्क में खेलने के लिए लेकर आती है, बट हर बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो अकेला अकेला खेल रहा है। कुछ होते हैं जो साथ में खेल रहे होते हैं, बट जो बच्चे इंडिविजुअली खेल रहे होते हैं, समझ लीजिएगा ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको इस बच्ची को भी देख रहे हैं जो आपको पिक्चर में मैंने शो की है, ये अपने आप अकेले खेल रही है। ठीक है, तो ये भी आप एक तरीके का मान सकते हैं एग्जाम्पल, पर ये आपका अकेला खेलने वाला खेल नहीं है। मान लीजिए इसके साथ में घर में और 4 बच्चे भी हों, पर ये फिर भी उनके साथ इसी तरह खेल रही है, तो ये आपका एसोसिएटिव प्ले हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, एक और टर्म जो आपको समझानी है आज स्टूडेंट, दूसरी टर्म है आप लोगों की ऑथोरोटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ये दो टर्म आप लोगों को आज बताऊंगी। पहला टर्म है स्टूडेंट ऑथोरोटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि आपके वो पेरेंट्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, आखिर वो कैसे होते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल जानते हो? जो परवरिश है, परवरिश का तरीका, वो माता पिता जो परवरिश करते हैं बच्चे की अलग अलग तरह से, उन्हीं के बारे में आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा ऑथोरोटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। आइए इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट।
दिस स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कंट्रोल। ये ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है स्टूडेंट जहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल देखा जाता है, यानी कि माता पिता बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। शोन थ्रो एंगर, और उस पर बहुत ज्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट, गुस्सा भी दिखाते हैं। ठीक है। एंड लो लेवल ऑफ सपोर्ट। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट उतना नहीं करते हैं। ठीक है। पेरेंट्स हैं वो बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं करते, एंगर ज्यादा दिखा रहे हैं, कंट्रोल ज्यादा दिखा रहे हैं, बट सपोर्ट उतना नहीं पाया जाएगा। दीज पेरेंट्स टेंड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। ये वो पेरेंट्स होते हैं स्टूडेंट जो काफी कठोर स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे रूल्स रेगुलेशंस वाले, बच्चों के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन फॉर्म करने वाले, कंट्रोलिंग, डिमांडिंग एंड अनफॉरगिविंग। और ये पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं नेचर के, काफी कंट्रोलिंग टाइप के होते हैं, जो बच्चे पर हर समय चाहते हैं कि वो बच्चे को अपने नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। बहुत डिमांडिंग होते हैं, अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर क्या होते हैं, थोपने वाले होते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, लाइफ में ये अचीव करना है, और वो एक प्रेशर के साथ उनके ऊपर डालते हैं। ठीक है। अनफॉरगिविंग नेचर के होते हैं, बच्चे ने जरा सी भी गलती कर दी तो बच्चे के लिए माफी जैसा शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं होता है। तो ऐसे जो माता पिता हैं जिनके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं, उनके बच्चों पे आपके अनुसार पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। और यहाँ आपको मैं बताती हूँ कि जो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर जो सेल्फ स्टीम है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उन बच्चों का क्या होने लगता है, मनोबल डाउन होने लगता है। वो बहुत ज्यादा खुद में क्या महसूस करने लगते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक टर्म मैंने और समझाया, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी आपको क्या दिखा रही है कि बच्चे की जो मदर है वो उसे बिल्कुल डांट रही है। ठीक है, ये आपका इसी का एग्जाम्पल है। थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आप लोग ध्यान से देखेंगे, अभी आप लोग हिंदी में भी देखिएगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी साथ साथ अगर इस वीडियो से नोट्स बनाने हैं तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं, वो लोग भी इससे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों लैंग्वेजेस में मैं सारी चीजें क्लियर करा रही हूँ, जिससे कि दोनों लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी इंग्लिश, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वीडियो के साथ साथ भी नोट्स बना सकता है। आगे नेक्स्ट टर्म देखिएगा स्टूडेंट, ऑथोरोटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये आपका एक वन मोर आपका पेरेंटिंग का स्टाइल है, यानी कि परवरिश की एक शैली है जिसका नाम है ऑथोरोटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दीज पेरेंट्स हैव हाई लेवल ऑफ बोथ कंट्रोल एंड वार्मथ। ये वो पेरेंट्स होते हैं स्टूडेंट जो बच्चे को जरूरत पड़ने पे प्यार देते हैं, जरूरत पड़ने पे सपोर्ट देते हैं, और जरूरत पड़ने पे उसे कंट्रोल भी करते हैं, इसका मतलब उसके लिए रूल्स भी बनाते हैं। एंड दे आर मच मोर अंडरस्टैंडिंग देन ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ये वो पेरेंट्स होते हैं जिनमें काफी अच्छी समझदारी पाई जाती है, ये बच्चे की सारी समस्याओं को समझते हैं, सुलझाते हैं, और उसे दोस्त की तरह सपोर्ट भी करते हैं जब जब बच्चे को उनके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। Children of these parents have high self-esteem and more successful socially and academically। ऐसे माता पिता के जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, वो सोशली अगर देखा जाए तो उनका सोशल सर्किल बहुत अच्छा होता है, वो सोशली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल पाया जाता है। एंड वन मोर थिंग, वो बच्चे अकेडमिकली भी काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी कि स्कूल में, कॉलेज में वो बच्चे ओवरऑल उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट और जब जरूरत है तब कंट्रोल, दोनों चीजें बैलेंस होके उनके साथ अप्लाई की जाती है। आइए एक नेक्स्ट हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बच्चों को बिल्कुल डांटना नहीं है, बट ये भी नहीं है कि बच्चे को आप इतना डांट दें कि बच्चा खुद में ही फिर आपसे अपनी प्रॉब्लम को ना कह पाए। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, एक और टर्म आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये टर्म आप लोगों की प्याजे की थ्योरी से है। प्याजे को सभी लोग जानते हैं, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया है। उन्हीं की थ्योरी से मैंने दो इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों के लिए पकड़े हैं, एक है एसिमिलेशन एंड दूसरा आप बहुत अच्छे से जानते हैं एकोमोडेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट। तो एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात करना, है ना, हिंदी वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। एसिमिलेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, आत्मसात करने से है। क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टूडेंट आप लोगों के सामने, स्कीमा। आखिर ये स्कीमा क्या होता है स्टूडेंट, जो स्कीमा है ना, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो आपका पुराना ज्ञान है,
समझ लीजिए वो स्कीमा होता है। आपके प्याजे की लैंग्वेज में प्रीवियस नॉलेज को स्कीमा कहा गया है। टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, जो ज्ञान आपके पास पहले से ही है ना, जब आप उस ज्ञान के आधार पे कोई नई सिचुएशन आपके सामने आती है और आप उसके साथ सामंजस्य बिठाते हो, समझ लीजिए ये एसिमिलेशन है। हियर द लर्नर फिट्स द न्यू आइडिया इनटू व्हाट ही ऑलरेडी नोज। यहाँ पे जो बच्चा है ना, वो नए आइडिया को उस तरह से समझने की कोशिश करता है जो नॉलेज उसे पहले से ही है। अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे वो अपनी नई सिचुएशन को मैच करने की कोशिश करता है। इन एसिमिलेशन द स्कीमा इज नॉट चेंज, इट इज ओनली मॉडिफाई। एसिमिलेशन में स्टूडेंट आपका स्कीमा बदलता नहीं, यानी कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो ही हाइपर एक्टिव रहती है, वो बदलती नहीं है, जस्ट मॉडिफाई होती है और आप उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पे अपनी नई चीजों के साथ डील कर रहे होते। ये कहलाता है एसिमिलेशन। आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आगे हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के टर्म है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। ये आप लोगों को सीटेट एग्जाम में, आपके जहां भी कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, जहां आपका चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का कोई भी पार्ट पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये थियरी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है समंजन। ध्यान से देखिएगा, दिस हैपेंस व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा knowledge does not work and need to be changed to deal with a new object or situation। जब स्टूडेंट आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो काम नहीं कर पाता, आपका जो स्कीमा है वो वर्क नहीं कर पाता, आपको कुछ नया सीखना पड़ता है, नई नॉलेज गेन करनी पड़ती है, पुरानी नॉलेज काम नहीं आती है, यानी कि अपने स्कीमा को आपको अब मॉडिफाई नहीं, कंप्लीटली चेंज करना पड़ जाता है, वही सिचुएशन आपकी एकोमोडेशन कहलाती है। जब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रीवियस नॉलेज को छोड़ना पड़े और नए ज्ञान को विकसित करना पड़े, समझ लीजिए ये एकोमोडेशन होता है। इन अकोमोडेशन द स्कीमा इज ऑल्टर्ड, अ न्यू स्कीमा मे बी डेवलप। अब स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस नॉलेज को बिल्कुल वॉश आउट कर देते हैं। स्कीमा आपका जो आपका था वो आपकी माइंड में स्टोर है, बट फिर भी आपके पास एक नया स्कीमा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस स्कीमा अब काम नहीं करेगा, वो फंक्शन में नहीं है। एक नया स्कीमा डेवलप होगा उस नई सिचुएशन के साथ डील करने में जो आपके सामने प्रेजेंट है। तो आगे इससे रिलेटेड आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अभी हिंदी वाले बच्चे इसके वर्ड्स को समझिए अच्छे से, हिंदी में भी देख लीजिएगा, जिन्हें हिंदी में नोट्स बनाने हैं वो भी बना लीजिएगा। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि बच्चे को क्या किया जाता है। मान लीजिए बच्चे के पेरेंट्स ने बच्चे को बचपन में एक छोटा सा डॉग दिखाया, ठीक है। उन्होंने जब डॉग दिखाया तो डॉग, बच्चे ने क्या नोटिस किया कि भाई डॉग के 4 पैर होते हैं, है ना। बच्चे ने क्या नोटिस कर लिया कि डॉग है, डॉग के 4 पैर होते हैं। अब कुछ समय के बाद अगर उसके पेरेंट्स ने उसे दोबारा वही डॉग दिखा दिया तो वो समझ जाएगा ये डॉग है क्योंकि इसके 4 पैर हैं। अब कुछ समय और बीत जाए और उसके पेरेंट्स उसे एक कैट दिखा दें, तो वो फिर क्या सोचेगा स्टूडेंट्स कि ये कैट नहीं ये डॉग है। क्यों? क्योंकि उसके भी 4 पैर होते हैं। तो बच्चे के दिमाग में वो प्रीवियस नॉलेज क्या होती है, हमेशा रिकॉल होती रहती है। पर जब बच्चा ये समझ जाए कि हर 4 पैर वाला एनिमल डॉग नहीं होता, तब आप समझ लीजिएगा कि ये आपका कौन सी स्टेज आ जाती है स्टूडेंट, एकोमोडेशन की स्टेज आ जाती है। तो आई होप आपको ये जो आज की क्लास है ये पसंद आई होगी, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो ये 5 टर्म्स मेरे साथ क्लियर करे हैं आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहे होंगे। तो आगे भी अगर आप ऐसे बहुत सारे क्लासेस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और ये सीरीज आपकी A to Z है, तो यहाँ पे आपको A से लेके Z तक मैक्सिमम मैं वो टर्म्स क्लियर कराने की कोशिश करूंगी जो कि होम साइंस से रिलेटेड है या डोमेस्टिक साइंस से रिलेटेड। तो अच्छी लगी अगर मेरी वीडियो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे जो भी मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को रेगुलर टाइम पर मिलते रहे। तो स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।